स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजू एक लकड़हारे का बेटा था। उसके पिताजी जंगल से पेड़ काटकर लकड़ियां लाते, फिर उन्हें बाजार में बेच देते। उसकी मां लकड़ियों से ही कुछ खिलौने भी बना लेती थी, जिसे बेचकर कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती। इसी व्यवसाय से उसके परिवार का खर्च चलता था। राजू भी कभी कभार अपने पिता के साथ जंगल में घूमने जाता। हरा भरा जंगल उसे बहुत अच्छा लगता था। पहाड़ियों पर फैले जंगल में चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी पड़ी थी। विभिन्न प्रजातियों के रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के पक्षी और जंगली जानवर भी देखने को मिलते। पिताजी से पूछ पूछ कर राजू इन सबको उनके नाम और विशेषताओं से पहचानने लगा था। राजू बुद्धिमान होने के साथ चंचल भी था। जंगल में दोनों हथेलियों को जोड़कर गोल गोल भोंपू जैसा बना लेता, फिर मुंह के पास ले जाकर पक्षियों और जानवरों की आवाजों की नकल करता। जब वह को की सीटी जैसी आवाज निकालता तो आसपास किसी पेड़ पर बैठी कोयल भी को की एकदम से रट लगा देती। वास्तव में कोयल भ्रम में पड़ जाती थी। वह समझती कि कहीं से उसकी सहेली उसे पुकार रही है। वह अपनी सहेली को उसी सुर में जवाब भेजने लगती। राजू को उससे जवाबी को की धुन सुनना बड़ा अच्छा लगता था। उसे खूब मजा आता। जब वह पेड़ पर बैठे बंदरों से की करके बात करता तो बंदर भी उसे ऐसा ही करके चिढ़ाते। कभी कभी वे पेड़ों से फल तोड़कर राजू के ऊपर फेंकते। ये फल राजू उठा लेता और आराम से खाकर अपना पेट भी भर लेता था। हालांकि राजू के पिताजी प्रायः उसको समझाते थे, बेटा, इस तरह किसी भी पक्षी या जानवर को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वह कब मानता। वह तो मानो इन पशु पक्षियों की भाषा समझने लगा था। राजू मानता था कि वह किसी को परेशान नहीं करता, बल्कि उनसे उन्हीं की भाषा में बातें करता है। उनके साथ एक प्रकार का खेल खेलता है। जब उसके पिताजी लकड़ियां काट रहे होते थे तब वह ऊबता रहता था। अतः समय बिताने के लिए वह इसी प्रकार जंगल के पशु पक्षियों में घुल मिल जाता था। वह पेड़ पौधों की पहचान में भी विशेषज्ञ हो गया था। कई प्रकार के फल, फूल, जड़ी बूटियां और औषधियां भी राजू अच्छी तरह पहचानने लगा था। 5-6 बरस में ही वह अपनी उम्र से ज्यादा समझदार लगने लगा था। कुल मिलाकर राजू को जंगल खूब रास आता था। घना और खतरनाक जंगल उसके लिए किसी भय का प्रतीक नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त जैसा हो गया था। राजू की माँ एक सरल और सीधी सादी गृहिणी थी। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। माँ भी उसको खूब प्यार करती थी। वह घर पर रहकर सबके खाने पीने का इंतजाम करती, लकड़ी के खिलौने भी बनाती। जब राजू पिताजी के साथ जंगल नहीं जाता था तो सारा दिन माँ के साथ खेलता रहता। माँ जब फुर्सत में होती तो उसे खूब कहानियां सुनाती, राजा रानी की, देवताओं और राक्षसों की, परियों और बूढ़ी जादूगरनी की भी। ये कहानियां राजू के अंतर्मन में गहरे बैठने लगी थी। हालांकि माँ यह भी कहती थी कि अब इन सब का जमाना नहीं रहा। राजा रानी, देवता राक्षस, बूढ़ी जादूगरनी और परियां अब कहीं नहीं देखी जाती। शायद ये सब सच नहीं होता, लेकिन राजू तो छोटा बच्चा था। जो उसके बालमन ने एक बार सुन लिया उसकी कल्पना में बैठ गया। इन कहानियों को अब उसके दिमाग से निकालना मुश्किल था। काफी दिनों तक इसी तरह सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजू की दुनिया ही बदल गई। उस दिन की बात दोपहर होने को थी। राजू को जोरों से भूख लगी। कहने लगा, माँ, मुझे भोजन चाहिए। अरे, सुबह तो नाश्ता किया था, इतनी जल्दी फिर भूख लग गई। हाँ माँ, बड़ी जोर की भूख लगी है। अच्छा बेटा, खिलौने बनाने में थोड़ी देर लग गई शायद। अब भोजन बनाने जा रही हो, बस थोड़ी देर रुक जाओ। घर में उस समय तक दोपहर का भोजन नहीं बना था, लेकिन राजू बार बार खाने की जिद करने लगा। माँ, मुझे तुरंत कुछ खाने को चाहिए। भूख के मारे ऐसा लग रहा है जैसे पेट में चूहे कूद रहे हैं। थोड़ी देर में बिल्ली भी घुस आएगी तो। उसकी बात से माँ अनायास ही हंस पड़ी। उसने कुछ पल सोचा, फिर बोली, अच्छा आओ, बाद में चलते हैं। वहां तुम्हारे लिए कुछ फल तोड़ देती हो। तुम उसे तुरंत खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। फिर तुम्हारे पिताजी के जंगल से वापस लौटने तक मैं आराम से भोजन बना लूंगी। राजू मान गया। वह अपनी माँ के साथ घर से निकला। पास की पहाड़ी पर सेब के कुछ पेड़ थे।
माँ वहीं जा पहुंची। ऊपर की दाल पर लाल पीले रंग के सुंदर सुंदर पके हुए फल लगे थे। उनसे भीनी भीनी मीठी और स्वादिष्ट सी लगने वाली सुगंध आ रही थी। माँ के पास लंबे बांस से बनी फल तोड़ने वाली एक लग्गी थी। वह उससे फलों को तोड़ने का प्रयास करने लगी, लेकिन फल काफी ऊंचाई पर थे। पेड़ की डालियों के घने झुरमुट में लग्गी ठीक प्रकार से फलों तक पहुंच नहीं पा रही थी। राजू की माँ बार बार प्रयास करती। वह उचक उचक कर फलों को लग्गी में फंसाने की कोशिश करती, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही थी। उधर सुगंधित मीठे फलों को देखकर राजू की भूख और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वह बार बार माँ से जिद करने लगा, माँ जल्दी करो, मेरे पेट में अब चूहों के साथ साथ भूखी बिल्ली भी दौड़ लगाने लगी है। माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ बेटा, बस हो गया। ये देखो, सेब टूटकर नीचे आने ही वाला है। वे एक पहाड़ी पर थे। इसके नीचे सैकड़ों फुट गहरी खाई थी। पेड़ के पास में ही एक ऊंची चट्टान थी। राजू की माँ ने सोचा कि वह इस ऊंची चट्टान पर चढ़ जाए तो उसकी लग्गी इन फलों तक पहुंच जाएगी। बस यही सोचकर वह उस चट्टान पर चढ़ गई। यहां से पेड़ के फल और नजदीक दिखने लगे थे। अब लग्गी फलों तक आराम से पहुंच गई। फलों को लग्गी में फंसाकर माँ ने खींचा तो इस बार कई सेब एक साथ टूटकर नीचे आ गिरे। राजू खुशी खुशी वे सेब उठाकर खाने लगा। बड़े अच्छे और स्वादिष्ट फल थे। उसकी भूख मिटने लगी। उधर उसकी माँ ने सोचा कि जब यहाँ तक आई ही है तो कुछ फल राजू के पिताजी के लिए भी तोड़ ले। वह थोड़ा और ऊंचाई पर लगे फलों तक उचक उचक कर लग्गी को पहुंचाने की कोशिश करने लगी। इसी बीच सर्द हवा का एक तेज झोंका आया। उससे राजू की माँ को अनायास ही तेज ठंड का एहसास हुआ। उसने एक हाथ से लग्गी संभाली और दूसरे हाथ से हवा में उड़ता साड़ी का आंचल खींचकर शरीर पर लपेटने की कोशिश करने लगी। ऐसा करते हुए उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ऊंची चट्टान पर बुरी तरह डगमगा गई। एक हाथ में पकड़ी बांस की लंबी लग्गी उसकी साड़ी में उलझ गई थी। दोनों को संभालने में उसका संतुलन कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। इससे वह बिल्कुल भी संभल न सकी और सीधे पहाड़ी से नीचे फिसलती चली गई। एक जोर की चीख गूंजी और देखते ही देखते नीचे की सैकड़ों फुट गहरी खाई में राजू की माँ अदृश्य होती चली गई। राजू ने यह दुर्घटना देखा तो बुरी तरह घबरा गया। वह जोर जोर से चीखने लगा, माँ माँ, लेकिन वहां उसकी पुकार सुनने वाला अब कोई नहीं था। राजू की एक पुकार पर दौड़ने वाली माँ कुछ भी सुन पाने की स्थिति में नहीं रह गई थी। वह घाटी की गहराइयों में गायब हो चुकी थी। राजू की पुकार के जवाब में घाटी से सिर्फ माँ माँ की प्रतिध्वनि ही वापस लौट रही थी। वह काफी चीखा चिल्लाया, इधर उधर भागा दौड़ा, बेहद परेशान हुआ। उसने दूर दूर तक किसी मदद की आशा से नजरें दौड़ाई, लेकिन कुछ न दिख, कुछ भी समझ न आया। वहां उसकी मदद के लिए न कोई सामान था, न आसपास कोई व्यक्ति ही था। यहाँ अपनी माँ की मदद करना उसके लिए कतई संभव नहीं था। उसे जैसे ही समझ में आया कि इस गहरी घाटी से माँ को निकालने में उसका कोई वश नहीं चलेगा, वह घबराकर रोते बिलखते हुए घर की ओर दौड़ पड़ा। माँ, तुम कहाँ गई? घर के पास राजू की गुहार सुनते ही कुछ पड़ोसी दौड़ते हुए आए। पूछने लगे, अरे बेटे, क्या हुआ? क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रहे हो? लेकिन राजू तो सिर्फ रो रहा था, रोए ही जा रहा था। घबराहट में रोने के अलावा और कुछ बता ही नहीं पा रहा था। संयोगवश अब तक राजू के पिता भी जंगल से लौटकर आ गए थे। गांव वालों की भीड़ और उनके बीच घिरे राजू को इस तरह रोता देखकर उन्हें भी कुछ अनहोनी की आशंका हुई। वे झट से लकड़ियों का गट्ठर फेंक कर पलटे और भागते हुए सीधा राजू के पास आ गए। क्या हुआ बेटे? डरो नहीं, बोलो, कुछ बताओ तो। उन्होंने राजू को खूब पुचकारा, समझाया, ढांस बंधाया। तब बड़ी मुश्किल से राजू के मुंह से मामा के कुछ शब्द निकल सके। वह घटनास्थल की ओर बार बार इशारा करते हुए अब भी जार जार रोए ही जा रहा था। राजू को गोद में उठाकर उसके पिता और गांव वाले तत्काल घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी। घटनास्थल पर एक पेड़ के नीचे कुछ ताजा तोड़े हुए सेब बिखरे पड़े थे, लेकिन राजू की माँ कहीं नहीं दिखी। उन्होंने कई बार पुकार भी लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सब मिलकर राजू की माँ को इधर उधर खोजने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब राजू के पिता ने आशंकावश चट्टान से नीचे झांका तो एक लग्गी काफी नीचे एक चट्टान की झड़ियों में अटकी दिखाई दी। राजू की माँ द्वारा पहनी हुई साड़ी का एक फटा हुआ टुकड़ा भी उस लग्गी में फंसा हुआ था। वो गहराई में किसी झंडे की तरह हवा में लहराता हुआ साफ दिखाई दे रहा था, मानो राजू, उसके पिता और सब गांव वालों को अंतिम विदाई दे रहा हो। राजू के पिता ने वह साड़ी का टुकड़ा पहचान लिया।
अब सारी घटना भी उनकी समझ में आ गई थी। उनकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू फूट पड़े। उन्होंने राजू को कसकर अपने सीने से लगा लिया। उन्हें संदेह हो गया था कि अब ये बेटा ही उनके जीने का एकमात्र सहारा रह गया है। उन्होंने गांव वालों से कहा, राजू की मां इस घाटी की गहराइयों में गिरकर दुर्घटना का शिकार हो चुकी है। उसके जीवित होने की संभावना न के बराबर है, फिर भी उसे खोजने का प्रयास जरूर करना चाहिए। गांव वालों ने कहा, हाँ, जल्दी करना होगा, वरना इस घाटी में नीचे पहुंचने में देर हो जाएगी। कई पहाड़ियों का चक्कर लगाकर नीचे उतरते हुए शाम हो जाएगी। फिर अंधेरे में किसी को खोजना और भी मुश्किल हो जाएगा। जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ जाएगा। ये खोज जरूरी है, इसलिए तुरंत निकलना पड़ेगा। फिर गांव वालों ने तत्काल अपने लाठी डंडे और कुल्हाड़ियां संभाली। अंधेरे में भी तलाश जारी रखने के लिए एक मशाल जलाने की व्यवस्था की गई। राजू को उसके पिता ने पड़ोस की एक महिला के पास समझा बुझाकर छोड़ दिया। बेटे, यही ताई जी के पास रहना, हम तुम्हारी मां को खोजने के लिए तुरंत घाटी में जा रहे हैं। राजू धीरे से सहमति में सिर हिलाकर रह गया। वह बेचारा और करता भी क्या। फिर गांव के लोग उस सेब के पेड़ के पास दोबारा गए। वहां से अच्छी तरह घटनास्थल के नीचे घाटी तक पहुंचने का रास्ता देखा, समझा यहां से इस गहरी घाटी में सीधे उतरना संभव था नहीं। सो सब लोग काफी दूर का चक्कर लगाकर घुमावदार रास्ते से होते हुए घंटों बाद नीचे घाटी में पहुंच सके। खूब खोजबीन की गई। बड़ी मुश्किलों के बाद एक स्थान पर राजू की मां का शव मिला, खून से लटपट। नीचे गिरते हुए बार बार पत्थरों से टकराकर उसके शरीर की बुरी हालत हो गई थी। सिर्फ उसकी पहनी हुई साड़ी से ही उसकी पहचान हो रही थी। अच्छा हुआ जो राजू सबके साथ यहां नहीं आया था, वरना यहां मां के शव की यह हालत देख लेता तो जीवन भर उसको डरावने सपने आते। सभी लोगों ने आपस में सलाह की। इस हालत में शव को गांव ले जाने का कोई मतलब नहीं था, अतः आपसी सहमति से राजू की मां के शव को वहीं दफना दिया गया। फिर सभी लोग शोक प्रकट करते हुए चुपचाप वापस लौट आए। राजू को समझा दिया गया कि उसकी मां का कुछ पता नहीं चला। खोज जारी रहेगी, वो जैसे ही मिलेंगी उन्हें वापस लाया जाएगा। राजू अब सचमुच बिन मां का बच्चा हो चुका था। वह कई दिनों तक यूं ही गुमसुम पड़ा रहा, न ठीक से कुछ खाया पिया, न किसी से बातें की। फिर बार बार समझाने और पुचकारने से जब वह थोड़ा चैतन्य हुआ तो अपने पिताजी से बार बार सिर्फ एक ही बात पूछने लगा, बापू, मेरी मां कहाँ चली गई? वह अब तक लौट कर आई क्यों नहीं? अब भला राजू के पिताजी उस मासूम को क्या जवाब देते कि उसकी मां कहाँ गई? फिर वह बहाने बनाकर झूठे आश्वासन देकर उसे वस्तुस्थिति से अवगत कराने का प्रयास करने लगे। उन्हें डर था कि असली बात जानकर कहीं राजू के दिमाग पर गलत असर न पड़ जाए। वह राजू को बहलाते हुए कहते, बेटा, तुम्हारी मां भगवान के पास चली गई है। मासूम राजू अपने पिताजी से पूछता, बापू, भगवान का घर कहाँ है? पिताजी आसमान की ओर इशारा करते हुए कहते, मां, बहुत दूर, आसमान में जो सितारे दिख रही है ना, वहां है। चलो ना बापू, हम भी वहां चलते हैं मां से मिलने के लिए। राजू जिद करता, नहीं बेटा, वहां भगवान जिसे बुलाते हैं वही जा सकता है। पिताजी सिहर कर कहते, समझाते, लेकिन राजू बड़ी मासूमियत से फिर पूछ बैठता, तो बापू, भगवान जी हमको कब बुलाएंगे ताकि मैं अपनी मां से मिल सकूं? राजू के पिता का दिल हाहाकार कर उठता। वे भला राजू को और कैसे समझाते कि मां से अब उसका मिलना संभव ही नहीं है। तब वे राजू को बहलाने फुसलाने के लिए कहते, राजू, तुम भले ही अपनी मां के पास नहीं जा सकते, किंतु तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चों की मां उनसे मिलने कभी न कभी धरती पर जरूर आती है। परियों के रूप में, सुंदर पंखों वाली, खूब सजी धजी, तमाम जादुई शक्तियों के साथ। उनकी कहानियां तो तुमने सुनी ही होगी। वे परियां कोई और नहीं, मां का स्वरूप ही होती है। वे बच्चों को खूब प्यार भी करती हैं। लेकिन वे परियां मुझे तो कभी दिखी नहीं अब तक। राजू सवाल करता। पिताजी कहते दिखेंगी? जरूर दिखेंगी। वे परियां सभी अच्छे बच्चों को दिखती हैं जो अपने बड़ों का कहना मानते हैं। अच्छा, तो मेरी मां परी के रूप में कब आएंगी बापू? मैं तो सबका कहना मानता हूं, आपका भी। मैं भी तो अच्छा बच्चा हूं, है ना? राजू ने अपनी बातों से अपने को अच्छा बच्चा साबित करने की पूरी कोशिश करता। हाँ बेटे, तुम सबसे अच्छे बच्चे हो, इसलिए कहता हूं कि मेरा ये कहना भी मानो। अब तुम बड़े हो गए हो, खेलो कूदो और खूब पढ़ो लिखो। तुम्हारी मां को जब आना होगा तो स्वयं आ जाएगी।
तुमसे मिलने किसी सुंदर परी के रूप में आसमान से उड़ती हुई चली आएगी। और हाँ, ध्यान रखो, परियां कभी किसी को बताकर नहीं आती। तुमने परियों के किस्से तो सुने ही होंगे, कैसे वो कभी कभी अचानक आकर तुम्हारे जैसे बच्चों की मदद कर देती है। बापू ने फिर भलाया। हाँ बापू, माँ ने भी ऐसी परियों की कहानियां कई बार सुनाई थी। मुझे ऐसी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। बापू, आज मुझे ऐसी ही कोई नई कहानी सुनाओ ना। अब राजू बहलने लगा था। हाँ, ये अच्छी बात है। आज मैं तुम्हें ऐसी ही नेक और सुंदर फूल परी की कहानी सुनाता हूँ, सुनो। और फिर कहानी शुरू हो गई। कहानी फूल परी की बहुत पहले की बात है। हिमालय पर्वत की घाटियों में फूलपुर नामक एक राज्य था। उस राज्य में फूलों जैसी सुंदर और कोमल एक राजकुमारी भी थी। वह बहुत ही परोपकारी और दयालु थी। उसे रंग बिरंगे फूलों और बच्चों से बहुत प्यार था। उसका मानना था कि बच्चे भी फूलों की तरह ही कोमल और सुंदर होते हैं। वह प्रतिदिन अपने राज्य के अनेक गांवों में घूमने जाती। वहां खाली पड़ी जमीन पर रंग बिरंगे सुंदर और सुगंधित फूलों के बीज बिखर आती। छोटे छोटे बच्चों के पास जाती, उन्हें अनेक तरह के खिलौने बांटती, मिठाइयाँ खिलाती, फिर उनके साथ मिलजुल कर खूब खेलती। बच्चे उससे बहुत खुश होते थे। पूरे राज्य में वह फूलों वाली राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। राजकुमारी की अच्छाइयों के कारण सारी प्रजा उसके गुण गाती थी। लेकिन उस राज्य की नई रानी और राजकुमारी की सौतेली माँ को उसका इस तरह लोकप्रिय होना पसंद न था। उसे लगता था कि यदि यही स्थिति रही तो राजा उसके अयोग्य पुत्र को युवराज बनाने के बजाय इस राजकुमारी को ही राजगद्दी सौंप देंगे। इसी कारण रानी ने एक दिन धोखे से राजकुमारी को पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, ताकि न तो राजकुमारी जीवित रहेगी न उसको राजगद्दी मिलेगी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जहां से राजकुमारी नीचे गिराई गई वहां गहराई में फूलों की घाटी थी। वहां हजारों रंग के फूल हमेशा खिले रहते थे। लेकिन फूलों को इस बात का मलाल रहता था कि इतनी गहराई में कोई तितली भी उनके साथ खेलने नहीं आती। फूलों ने उस दिन राजकुमारी को नीचे गिरते देखा तो उन्हें बड़ी दया आई। तुरंत सारे फूलों ने आपस में सलाह करके एक निर्णय लिया। फिर वे सब एक मोटी चादर की तरह पहाड़ की तलहटी में बसर गए। राजकुमारी जब पहाड़ से नीचे गिरी तो नर्म और मुलायम फूलों की मोटी चादर ने उसे बचा लिया। राजकुमारी को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। स्वयं को सही सलामत देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। उसने फूलों को विशेष धन्यवाद कहा। जब फूलों ने राजकुमारी से इस तरह नीचे गिरने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। फूलों को भी वह राजकुमारी बड़ी सुंदर और परोपकारी लगी। उन्होंने राजकुमारी को समझाया कि अब किसी भी तरह इतनी गहरी घाटी से ऊपर उसका निकल पाना संभव नहीं है, और यदि वह किसी तरह ऊपर पहुंच भी गई तो उसकी सौतेली माँ उसे फिर से मार डालने का प्रयास जरूर करेगी। मनुष्य के रूप में रहने के लिए इस निर्जन घाटी में भोजन पानी की समस्या भी आड़ी आएगी। इससे अच्छा होता कि राजकुमारी भी किसी सुंदर फूल का रूप धारण करके इसी घाटी में बस जाती। रूप परिवर्तित करने में फूल उसकी मदद कर सकते थे। इस बात से राजकुमारी फिर उदास हो गई। उसने कहा कि उसे किसी पौधे की तरह हमेशा एक ही स्थान पर खड़ा रहना अच्छा नहीं लगेगा। वह तो घूम फिर कर दूसरों का दुख सुख देखती है, जरूरतमंदों की सेवा करती है, फूलों के बीज बोती है, सुगंध फैलाती है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाएगी तो कभी प्रसन्न भी नहीं रह सकेगी। राजकुमारी का कहना सही था। अतः फूलों ने आपस में सलाह करके उसे उड़ने वाली तितली बनने का सुझाव दिया। यह सुझाव राजकुमारी को ज्यादा ठीक लगा। इस परिस्थिति में राजकुमारी भला और क्या करती। देर तक माथापच्ची के बाद भी कोई और विकल्प नहीं मिला तो वह मान गई। तब फूलों ने राजकुमारी को रंग बिरंगे और सुंदर पंखों वाली एक बड़ी सी तितली बना दिया। अब राजकुमारी तितली बनकर पूरी घाटी में घूमने लगी। वह घूमकर फूलों का मीठा मीठा रस पीती, अपने पंखों से दूर दूर तक उनका पराग फैलाती। फिर तितली बनने का एक फायदा यह भी हुआ कि जब भी उसका मन होता तो खूब ऊंचाई पर उड़ते हुए घाटी से बाहर भी निकल आती। इधर अपनी प्रिय राजकुमारी के अचानक गायब होने से फूलपुर राज्य के बच्चे दुखी हो गए थे। अब उनके साथ सुख दुख बांटने और खेलने वाला कोई नहीं था। वहां के फूल भी अब मुरझाकर गायब होने लगे थे, क्योंकि उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। इन सब बच्चों और फूलों के साथ ही वहां का राजा भी बहुत दुखी था, क्योंकि राजगद्दी की योग्य उत्तराधिकारी उसकी प्रिय बेटी जानी कहाँ खो गई थी। बहुत खोजने से भी उसका पता नहीं चल रहा था। इधर तितली बनने के बाद भी राजकुमारी कुछ नहीं भूली थी। वह जब भी घाटी से बाहर आती तो अपने राज्य की धरती पर भी जरूर घूमती। वह हर उस गांव में जाती जहां उसने बच्चों को प्यार किया था।
लेकिन अब वहां के बच्चे उसे तितली के रूप में नहीं पहचान पाते थे, अतः वह उनके साथ खेल भी नहीं पाती थी। लेकिन वह इतना जरूर करती थी कि प्रत्येक गांव में अपने पंखों से चिपकाकर लाए घाटी के फूलों वाले पराग और नन्हे बीज जरूर फैला देती। इससे उसके राज्य में फिर से कई तरह के नए नए फूल पैदा होने लगे। अब उसके राज्य की धरती फिर से नए नए रंग बिरंगे और सुंदर फूलों से ढकने लगी। ये फूल बच्चों को उनकी प्यारी राजकुमारी फूलपरी की याद ताज़ा करवा देते थे। बच्चे रोज भगवान से प्रार्थना करते कि उनकी राजकुमारी लौट आए। फिर एक दिन की बात, घूमते घूमते यह तितली अपने राजकीय बाग में जा पहुंची। वहां टहल रही नई रानी ने इतनी सुंदर और अनोखी तितली कभी नहीं देखी थी। उसने नौकरों को तुरंत आदेश दिया कि इसे पकड़कर उसके पास लाया जाए। तितली बनी राजकुमारी ने पहचान लिया कि यही उसकी सौतेली माँ है। सो वह बुरी तरह डर गई कि अब फिर उसे पकड़कर मारने की कोशिश की जाएगी। तितली बनी राजकुमारी के पीछे नौकरों के दौड़ते ही वह डर के मारे थर थर कांप उठी। जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। तभी उसने सामने से आते हुए राजा को देखा। घबराहट में वह उनके कंधे से टकराते टकराते बची। यह राजा ही उसका पिता था। तितली उनको भी पहचान गई। फिर तो वह निडर होकर रुकी, आंखें उनके कंधे पर ही जाकर बैठ गई। पिताजी, पिताजी, वह राजा के कान में फुसफुसाई। कौन है? राजा को सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह अपनी प्यारी बेटी की मधुर आवाज को भला कैसे भूल सकता था। तितली प्रसन्नता पूर्वक बोली, पिताजी, मैं हूं आपकी बेटी फूल कुंवर। फूल कुंवर? तुम इस रूप में? राजा ने भी उसको पहचान लिया। बेटी की इस दशा पर उसकी आंखों में आश्चर्य के साथ ही ममता के आंसू भर आए। कहने लगे, मुझे बताओ बेटी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अब फूल कुंवर ने राजा के कानों में सौतेली मां के षड्यंत्र की सारी बात बता दी। पूरी बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने तुरंत रानी को बुलाया, सख्ती से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उसने डर कर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा के क्रोध की सीमा न रही। उसने दोषी रानी को तुरंत अपने राज्य से निकल जाने की सजा सुनाई। फिर तो रानी को सैनिकों ने पकड़ लिया और राज्य से बाहर निकालने के लिए अपने साथ लेकर चले गए। अब राजा ने इस तितली को ही अपनी प्यारी बेटी मानकर राजगद्दी सौंपने का निश्चय कर लिया। संपूर्ण राज्य में उसके राज्याभिषेक की घोषणा करवा दी। प्रजा ने सुना तो अपनी प्रिय राजकुमारी को देखने के लिए दौड़ पड़ी। समारोह स्थल राजकुमारी के जयकारों से गूंजने लगा। इस अनोखी तितली के राज्याभिषेक के लिए राज दरबार को विशिष्ट फूलों से अच्छी तरह सजाया गया था। सिंहासन पर अनोखे, सुंदर और सुगंधित फूलों की खूब मोटी चादर बिछाई गई। अब राजा ने इस तितली राजकुमारी को अपनी गद्दी सौंपने की घोषणा करते हुए उसे सिंहासन पर बैठा दिया। तितली के सिंहासन पर बैठते ही एक चमत्कार हुआ। वहां के सारे फूल खुशी से उछलने लगे। ये फूल घाटी के फूलों वाले बीजों से पैदा हुए थे। उन्होंने समझ लिया था कि यह उचित अवसर है, अतः झट से उन्होंने तितली को फिर से असली मानुषी राजकुमारी बना दिया। वही सुंदर चेहरा, वही मोहक मुस्कान उसके चेहरे पर सजी हुई थी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसके पंख गायब नहीं हुए। ये फूलों की घाटी के जीवन का असर था। उसके पंख उसके मानुषी शरीर के अनुपात में अधिक बड़े और ज्यादा सुंदर हो गए थे। अब वह राजकुमारी एक सुंदर परी के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। लोगों ने यह चमत्कार देखा तो उसको फूल परी कहते हुए जय जयकार करने लगे। उनकी फूल कुंवर अब रानी फूल परी बनकर सारे राज्य में फिर से घूमने लगी। फूल चहकने लगे और बच्चों के जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। वह राजकुमारी फूल परी के रूप में पुनर्जीवित होने से हमेशा के लिए बच्चों की कहानियों में अमर हो गई। कहानी पूरी होते होते राजू की आंखें नींद से बोझल हो उठी थी। वह सोने ही वाला था, तभी उसके पिताजी ने कुछ ऐसा बताया कि वह चौंक कर उछल पड़ा। और जानते हो राजू, हजारों वर्ष बाद भी हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित वह घाटी आज भी वैसे ही रंग बिरंगे फूलों से सारी दुनिया को आकर्षित कर रही है। वहां के लोग तो यहां तक कहते हैं कि उस विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में वह फूल परी किसी न किसी अच्छे बच्चे को आज भी दिख जाती है, उसी सुंदर स्वरूप में जिसका चेहरा सुंदर राजकुमारी जैसा और विशाल पंख रंगीन तितली के जैसे दिखते हैं। क्या? राजू आश्चर्य से मानो चीख पड़ा। क्या सचमुच ऐसा है पिताजी? आश्चर्यचकित और जिज्ञासु किंतु अलसाए हुए राजू ने अधमूधी आंखों से पिताजी को देखने का प्रयास करते हुए पूछा। पता नहीं बेटे,
पक्का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। ओह, राजू को इस बार पिताजी का ढीला ढाला सांत्वना भरा जवाब सुनने से मजा नहीं आया। एक तो उसे तेज नींद आ रही थी, पहले ही बड़े सुकून की गहरी नींद में सो गया था। तब से मानो ये नियम ही बन गया था। माँ की जगह अब उसके पिताजी परियों की कोई न कोई कहानी सुनाने लगे। राजू प्रायः सोते समय ये कहानियां बड़े चाव से सुना करता था। उसके कोमल और संवेदनशील मन पर इन कहानियों का गहरा प्रभाव पड़ता था, इतना गहरा कि अब वह परी के रूप में ही अब अपनी माँ की कल्पना करने लगा था। और शायद इसी कारण था कि धीरे धीरे वह काफी हद तक अपनी माँ की आकस्मिक मृत्यु के दुख से उबर भी गया। लेकिन यह भी एक सच था कि कहानियों जैसी परी के रूप में अपनी माँ के लौटने की एक अंतहीन प्रतीक्षा अब उसकी नियति बनकर रह गई थी। राजू बड़ा होने लगा था। उम्र बढ़ने के साथ ही उसकी समझ तथा जिम्मेदारी भी विकसित होने लगी थी। पिताजी सुबह काम पर निकल जाते। राजू गांव के दूसरे बच्चों के साथ दिन भर खेलता कूदता रहता। कभी कभी पिताजी के साथ जंगल भी चला जाता था। बाकी दिन अकेले घर में ही रह जाता, लेकिन बिना पिताजी को बताए वह अकेले कहीं नहीं जाता था। इसी बीच एक दिन पिताजी ने राजू का नाम स्कूल में लिखवा दिया। वह रोज स्कूल जाने लगा और मन लगाकर पढ़ाई करता। वहां उसे तरह तरह की अन्य कहानियां भी सुनने को मिलती, लेकिन उसे अब भी परियों की कहानियां ही सबसे ज्यादा लुभाती थी। वह अब भी परीलोक के सपने ही ज्यादा देखता था। शायद उसके अचेतन मन में कहीं ऐसा विश्वास बड़े गहरे बैठ गया था कि एक दिन उसकी परी माँ उससे मिलने जरूर आएंगी। वह पिताजी से अब ऐसी कहानियों की चर्चा जरूर करता रहता था। एक दिन उसके पिताजी ने बताया, राजू जानते हो, गांव के उत्तर की ओर सबसे ऊंचे और बड़ी वाले पहाड़ के ऊपरी जंगल में एक ऐसा पेड़ है जिसे परियों का पेड़ कहा जाता है। उसके फलों की बनावट किसी स्त्री के शरीर की तरह दिखती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वे सचमुच की परियां ही है जो उस पेड़ की शाखाओं पर फलों की तरह लटकती रहती है। क्या सचमुच पिताजी? ये राजू के सामने किसी नए और अनोखे रहस्य के उद्घाटन जैसा था। हाँ, देखने वाले तो यही बताते हैं। दूर से ऐसा ही लगता है जैसे किसी दुष्ट जादूगर ने अपनी माया से उन स्त्रियों या परियों को फल बनाकर डालियों पर लटका दिया है। परियों का यह पेड़ बड़ा चमत्कारिक और रहस्यमय लगता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उस परियों के पेड़ पर शाम ढलने के बाद मेले या उत्सव जैसी जगमगाहट दिखती है। वे परियां जीवित हो जाती हैं और पेड़ के ऊपर या उससे नीचे उतरकर घूमती फिरती और नाचती गाती रहती है। अब तो राजू के आश्चर्य की सीमा न रही। वह कहने लगा, बापू, यदि सचमुच ऐसा है तो मैं भी वह परियों वाला पेड़ जरूर देखना चाहूंगा। यदि वे सचमुच की परियां हैं तो मैं उन परियों से मिलकर अपनी माँ के बारे में पूछना चाहता हूँ। उन्हें मेरी माँ के बारे में कुछ तो जरूर पता होगा। इतना ही नहीं, यदि मैं उनसे मिल पाया तो उनके साथ परीलोक की सैर करूंगा और चांद तारों को भी नजदीक से देखूंगा। उनकी दुनिया के बारे में तमाम बातें भी पूछूंगा और उनसे यह भी पूछूंगा कि आखिर वे इस तरह उस पेड़ पर लटकती हुई क्यों दिखती है। राजू अपनी बाल सुलभ प्रतिक्रिया में, अपनी धुन में इतना सब कुछ कहता चला गया कि उसके पिताजी गंभीर हो उठे। वे सहम गए कि राजू का बाल सुलभ मन अपनी जिज्ञासा शांत करने के चक्कर में कोई ऐसा कदम न उठा ले जिससे कोई अनजाना संकट खड़ा हो जाए। वो हड़बड़ाकर कहने लगे, अरे नहीं नहीं, उस पेड़ तक पहुंच पाना ही तो मुश्किल है बेटा। उस पेड़ की ठीक ठीक जगह का पता किसी को भी नहीं है। मैंने भी वर्षों पहले उस पेड़ का सिर्फ एक चित्र देखा था, शहर के किसी अखबार में। तब मैं वहां चंदन की लकड़ियां बेचने गया था। एक चाय की दुकान पर कुछ लोग अखबार पढ़कर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे। बता रहे थे कि एक दिन कोई खोजी अंग्रेज शिकारी उस ऊंचे पहाड़ के घने जंगल में रास्ता भटक गया था। सूरज डूबने की आहट होते ही रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह खोजने लगा। फिर शाम का अंधेरा घिरते ही उसने दूर पहाड़ पर एक जगह रोशनी झिलमिलाती हुई अनुभव हुई। उसने वहां कुछ मनुष्यों जैसी हलचल भी महसूस की थी, किंतु रात होने के कारण वह चाहकर भी उस तरफ नहीं जा सका था। अच्छा, फिर क्या हुआ? राजू की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। फिर रात किसी तरह बिताकर वह शिकारी सुबह होते ही उस रोशनी वाली जगह की खोज में जुट गया। दोपहर तक घूमते हुए आखिरकार वह शिकारी परियों के पेड़ के बहुत नजदीक तक जा पहुंचा था। उसको अपनी दूरबीन से पेड़ पर लटके हुए परियों जैसे फल काफी हद तक साफ दिख रहे थे। अरे वाह, तब तो वह शिकारी उस परियों के पेड़ का राज भी जान गया होगा। राजू चहकते हुए बोला, नहीं बेटा, अब भी वह उस पेड़ वाली उस जगह से बहुत दूर ही था। वह इतना नजदीक पहुंचकर भी इतना दूर था कि सिर्फ उसे देख ही सकता था।
वह पेड़ तक पहुंच नहीं सकता था। भला ऐसा क्यों? राजू की उत्सुकता शिखर से लुढ़कने को हुई। कारण यह था कि उस शिकारी और परियों के पेड़ के बीच एक विशालकाय जलप्रपात था, जो भयंकर आवाज करके बहता हुआ नीचे एक विशाल पहाड़ी नदी में गिर रहा था। उस झरने को पार करना उस शिकारी के वश में नहीं था। जरा सी भी चूक उसकी जान ले सकती थी। अतः मजबूरन उसे वापस लौटना पड़ा। हाँ, कुछ दूर तक उस पहाड़ी नदी के किनारे किनारे चलकर उसे अपना रास्ता खोजने में काफी आसानी हुई। वह दिन ढलने से पहले ही पहाड़ की तराई में ऐसे स्थान तक पहुंच गया जहां से अगले दिन वह एक गांव तक पहुंचा। फिर गांव वालों की सहायता से शहर का रास्ता भी पा गया। ओह, बेचारा शिकारी, राजू अफसोस भरी लंबी सांस खींचता हुआ बोला। पिताजी आगे बताते रहे। फिर उसी शिकारी ने अपनी याददाश्त के आधार पर उस पेड़ का एक चित्र बनाया और समाचार लिखकर अखबार में छपने के लिए भेज दिया था। अखबार में यह चित्र और खबर छपने की वजह से बाहरी दुनिया के बहुत से लोगों को उस पेड़ के बारे में जानकारी हो गई थी। राजू अब भी बड़े ध्यान से सुनता जा रहा था। उसके पिताजी बोलते जा रहे थे। उसके बाद तो बहुत दूर दूर से लोग दौड़े दौड़े यहाँ तक आने लगे उस परियों के पेड़ को देखने के लिए। उस ऊंचे और बड़े वाले पहाड़ की तलहटी में रोज अच्छी खासी भीड़ जमा होने लगी थी। खोज करने वालों के तंबू गड़ गए थे। कई महीनों तक पहाड़ के आस पास रहने वाले लोगों को उस भीड़ से रोजी रोटी कमाने का अच्छा जरिया मिल गया था। मैंने भी उन्हें लकड़ियां बेच बेच कर खूब पैसा कमाया। इतना कमाया था कि अपनी झोपड़ी का एक कमरा पक्का बन गया था। लेकिन 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 क्या पिताजी? राजू की जिज्ञासा का घड़ा बस छलकते छलकते रह गया था। लेकिन वे लोग बहुत खोजबीन करने बाद भी उस पेड़ तक नहीं पहुंच सके। वह अंग्रेज शिकारी जिसने वहां तक पहुंचकर उस पेड़ का चित्र बनाया था, वह लाख चाहकर भी उस पेड़ तक पहुंचने का सही मानचित्र नहीं बना सका। वह खुद भी दोबारा उस पेड़ तक कभी नहीं पहुंच सका। शायद नदी ने अपनी धारा ही बदल दी थी, या फिर वह पगडंडी ही घने जंगलों में कहीं छुप सी गई थी। कोई भी व्यक्ति वह रास्ता दोबारा नहीं खोज सका। दूर से भी दोबारा उस पेड़ को नहीं देखा जा सका। पता नहीं कैसा रहस्यमय पेड़ है वह। क्या आपने भी उस पेड़ को खोजने की कोई कोशिश नहीं की? आपका तो सारा जंगल ही छाना हुआ है, राजू ने हैरान होकर पूछा। यह बात सही है कि मैं भी जंगल के ज्यादातर रास्तों से परिचित हूँ। इस समाचार से मुझे भी उस पेड़ के बारे में काफी रुचि हो गई थी, लेकिन मैं भी उस पेड़ को कभी नहीं देख पाया। उसी समय कुछ लोग यह भी कहने लगे थे कि ये परियां उस पेड़ पर 12 वर्ष में एक बार ही दिखती है। ऐसा किसी जादूगर ने बताया था। शायद इसीलिए वह पेड़ दोबारा किसी को नहीं दिख पाया हो। तो क्या यह राज हमेशा राज ही रह जाएगा? इस प्रश्न के साथ ही राजू की उत्कंठा समाप्त होने को आई। पता नहीं बेटे, लेकिन मजे की बात तो यह है कि इस वर्ष उनके फिर से दिखने की संभावना है, जैसा कि लोगों में चर्चा हो रही है। मुझे भी याद पड़ता है कि उस अंग्रेज शिकारी ने भी वह पेड़ इन्हीं दिनों ठीक 12 वर्ष पहले देखा था। पिताजी ने बात पूरी की और कुछ देर के लिए चुप्पी साधने को हुए। लेकिन इसी बात से राजू की बाँछें खिल उठी, जैसे भीषण गर्मी से मुरझाए हुए किसी पौधे को आषाढ़ माह की ठंडी बौछारें मिल जाए। उछलते हुए उत्साहपूर्वक कहने लगा, अरे वाह बापू, फिर तो मैं भी उन परियां से मिल सकूंगा, यदि वे सचमुच वहां होंगी। मैं जाऊंगा उस पेड़ को खोजने। काफी जंगल तो मेरा भी घुमा हुआ है ना। और फिर आप ही तो कहते हैं कि परियां सिर्फ अच्छे बच्चों को ही दिखती है ना? हाँ, अनन्या। उसके पिताजी के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने अचानक ही उपजे राजू के उत्साह का मर्म समझने की कोशिश की। तब तक वह और भी चहक उठा। और मैं तो अच्छा बच्चा हूं ही, हो ना बापू? राजू ने अति उत्साह में अपनी ही पीठ थपथपाने की कोशिश की। हाँ, नहीं। वह जैसे अचकचा गए। क्या नहीं? मैं सचमुच अच्छा बच्चा नहीं हूं क्या बापू? राजू की इस बात से उसके पिताजी मुस्कुराने की जगह घबरा उठे थे। जल्दी से कहने लगे, अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जैसा तुम समझ रहे हो। मेरा मतलब था कि जिन बच्चों को परियां स्वयं बुलाती हैं, उनके पास सिर्फ वही बच्चे पहुंच सकते हैं, समझे? उन्होंने बात संभालने की कोशिश की तो राजू का चेहरा कुछ लटक गया। लेकिन उसके पिताजी आगे कहते जा रहे थे, फिर यह भी तो है कि तुम उस भयानक जंगल में कैसे जा सकते हो? तुम सचमुच में वहां जाने की कभी कोशिश भी मत करना। अकेले तो एक सीमा से आगे जाने की मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती, जबकि मेरी बड़ी सी कुल्हाड़ी मेरी सुरक्षा के लिए हमेशा मेरे साथ होती है। तुम तो अभी छोटे से बच्चे ही हो। ओह बापू,
तब तो मैं उस पेड़ तक कभी नहीं जा पाऊंगा। हाँ, तुम ऐसा करने की कभी कोशिश भी मत करना, वरना किसी बड़े खतरे में फंस जाओगे। पिताजी ने समझाने के साथ ही राजू को चेतावनी भी दी। परी रानी अपनी मर्जी से न जाने कब मुझे बुलाएंगी, पता नहीं कभी बुलाएंगी भी या नहीं। राजू बड़बड़ाकर चुप हो गया। राजू के पिताजी को लगा कि अब राजू निराश मन से ही सही, किंतु चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा है। राजू से बातचीत पूरी तरह खत्म हो गई थी, अतः वे भी उसे सोता हुआ समझकर खुद भी सोने चले गए। उनका बिस्तर भी पास में ही लगा हुआ था। लेकिन इस अद्भुत आख्यान को सुनने के बाद अब नींद तो राजू की आंखों से मानो कोसों दूर चली गई थी। वह चुपचाप लेटे हुए बार बार बेचैनी से करवट बदल रहा था। उसके दिमाग में परियों का विचार बुरी तरह हलचल मचाए हुए था। वह बार बार उन्हीं परियों की दुनिया के बारे में सोच रहा था और फिर उन्हीं के विचारों में खोता हुआ निद्रा देवी की गोद में समाता चला गया। फिर देर रात एक हल्की आहट से राजू की आंख खुल गई और उसने जो कुछ भी सामने देखा वह बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमय था। राजू को झमझमाती हुई तेज प्रकाश की किरणें अपने कमरे में आती हुई दिखाई दी। फिर पूर्णमासी जैसा तेज और दूधिया उजाला पूरे कमरे में फैल गया था। उसने देखा कि आस पास का सारा वातावरण जगमगा उठा है। कमरे में रखी हर वस्तु उस चमकीले प्रकाश से चमक रही है। ऐसा लग रहा था कि कमरे में स्थित सारी चीजें सोने और चांदी में परिवर्तित हो गई थी। राजू ने देखा कि उसके आस पास न जाने कहां से रुई के फाहे जैसे नर्म, मुलायम और अनोखी ठंडक का एहसास कराने वाले बादल मंडराने लगे थे। उस चमकते हुए प्रकाश के आस पास चारों ओर बादल ही बादल छा गए थे। कमरे का सारा सामान उसकी चारपाई समेत मानो उन बादलों पर ही तैरने लगा था। चारपाई? हाँ, जैसे ही उसका ध्यान अपनी चारपाई की ओर गया वह आश्चर्य से अभिभूत हो उठा। उसकी चारपाई तो एक खूबसूरत पलंग में परिवर्तित हो चुकी थी। उसके हर हिस्से से चंदन की लकड़ी की महक सुवासित हो रही थी। अत्यंत कलात्मक नक्काशी से परिपूर्ण वह पलंग किसी राजसी शयन कक्ष का हिस्सा बन चुका था। अब वहां की हर वस्तु खूबसूरत लगने लगी थी। राजू ने अपने बिस्तर पर दृष्टि डाली। उसको बार बार टटोलकर और सहलाकर देखा। उस पर से पुराना गद्दा और थोड़ी सी फटी हुई रजाई गायब थी और उनकी जगह एक नया और बेहद नर्म, मुलायम रेशमी बिस्तर चमचमा रहा था। यह अनोखा बिस्तर उसके शरीर को एक नया, आनंददायक और गुदगुदा सा एहसास दे रहा था। अरे, यह तो किसी महाराजा का बिस्तर बन गया है। लेकिन यह हो क्या रहा है? क्षण भर के लिए अपने बिस्तर को आश्चर्यपूर्वक टटोलता हुआ राजू सोचने लगा, क्या सचमुच ऐसा कोई चमत्कार हो गया है या उसका भ्रम मात्र है? राजू ने वास्तविकता का एहसास करने के लिए जानबूझकर अपने आप को एक चिकोटी सी काटी। दर्द से उसकी चीख निकल गई। इसका मतलब था कि वह अपने होश हवास में था। उसने आवाज देकर बापू को जगाने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य, उसकी आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं निकली। राजू की चिकोटी वाली चीख भी उसके गले में ही घुटकर कहीं खो गई थी। उसके पिताजी का बिस्तर अब भी पास ही दिख रहा था। वो बड़े चैन से और पूरी तरह दीन दुनिया से बेखबर सोए पड़े थे। उसने करवट बदलकर पिताजी के बिस्तर की ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह नाकाम रहा। बिल्कुल पास होने के बावजूद उसका हाथ उनके बिस्तर तक नहीं पहुंच पा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि उसका हाथ ही इतना छोटा है या फिर पिताजी का बिस्तर कुछ ज्यादा दूर हो गया है। भारी दुविधा में उसने बिस्तर से उठकर पिताजी तक पहुंचने की कोशिश की। अब तो और ज्यादा हैरान हो पड़ा। उसने पाया कि कमरे के अन्य सामानों के बीच वह हवा में ही तैर रहा था। उसका यह नया लगने वाला अद्भुत बिस्तर भी बादलों की एक समूह जैसा ही था, जो अस्थिर रूप से हवा में तैर रहा था। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी कि भारी जिज्ञासा के बावजूद उसे भय जैसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। आखिर यह कैसा चमत्कार है? किसने किया होगा यह सब? अभी राजू इसी अकस्मात सोच में डूबा हुआ था कि तभी एक और घटना हुई। राजू ने देखा, उस झमाझम प्रकाश के बीचों बीच कमरे की सामने वाली दीवार में एक झरोखा जैसा प्रकट हुआ। फिर उसी झरोखे के रास्ते बादलों की धुंध को फाड़ती हुई एक देवी जैसी आकृति प्रकट हुई, जो पलक झपकते ही कमरे के भीतर आती हुई उसके ठीक सामने हवा में स्थिर हो गई थी। जैसे किसी ने हवा में इंद्रधनुष की जगह बड़ी कुशलता से उस देवी का चित्र रच दिया हो। राजू कुछ पलों के लिए सब कुछ भूलकर उसे अपलक देखता ही रह गया। उस देवी का रंग केसर मिले दूध के जैसा गोरा चिट्टा था। आकर्षक नैन नक्श वाला चेहरा अत्यंत सुंदर और तेजवान था। उसके बाल सफेद चांदी जैसे चमक रहे थे।
सिर पर सोने का जगमगाता हुआ मुकुट शोभायमान हो रहा था, जिसमें जड़े हुए हीरे, जवाहर आदि रत्नों से रंग बिरंगी प्रकाश की किरणें बिखर रही थी। उसने बहुत ही कीमती लगने वाले राजसी कपड़े पहन रखे थे। उसका सारा शरीर सोने चांदी के गहनों से लदा हुआ था। किसी को एक साथ इतने गहने पहने हुए राजू ने पहले कभी नहीं देखा था। और जो सबसे खास बात थी वो यह कि उसके एक हाथ में हीरे मोतियों से जड़ी हुई एक असाधारण छड़ी थी। अब राजू को समझ आया कि कमरे में फैला हुआ अद्भुत प्रकाश उसी छड़ी से निकल रहा था। वह छड़ी पूरी तरह जादुई लग रही थी। अचानक घटित हुई इस घटना से राजू समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन थी। उसके आकर्षण से राजू उनिंदा हुआ जा रहा था। एक सम्मोहक कुहासा उसके चारों ओर तैर रहा था। आंखें बार बार मूंद जा रही थी। उसने किसी प्रकार अपने को होश में रखने की कोशिश करते हुए पूछा, देवी, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? दरवाजा तो अंदर से बंद है। इस बार राजू को अपनी आवाज गले से बाहर निकलती हुई तो प्रतीत हुई, लेकिन यह भी महसूस हो गया कि यह आवाज स्वयं राजू और उसके सामने खड़ी उस देवी के अलावा किसी और को सुनाई नहीं पड़ेगी। हाँ, दरवाजा तो बंद है, लेकिन मैं कहीं भी सीधा रास्ता बनाकर अपनी मर्जी से आ जा सकती हो, किसी दीवार के आर पार भी, उसने जवाब दिया। अच्छा, सम्मोहित से राजू ने आश्चर्य से कहा। उसकी आवाज से राजू और भी मंत्रमुग्ध हो उठा था। उसकी आवाज थी ही इतनी मधुर, मानो वन में कोई कोयल कूक उठी हो, या फिर कुछ ऐसी जैसे किसी ने सुमधुर वीणा की तार छेड़ दिए हो, या फिर किसी मंदिर की घंटियां बज उठी हो। राजू कुछ पलों के लिए शांत और प्रतीक्षारत रहा, लेकिन उसके पहले सवाल का जवाब अभी नहीं मिला था। अतः फिर से पूछने लगा, तुम कौन हो देवी, और कहां से आई हो? वह देवी कुछ देर तक राजू के भोले और मासूम चेहरे को देखती रही, फिर कहने लगी, बहुत दूर, इस धरती से बहुत दूर, वहां चांद सितारों की दुनिया से। उसने दूर आकाश की ओर एक सीधी उंगली उठाई। उसकी एक ओर उठी हुई सीधी उंगली का पीछा करते हुए राजू की आंखें भी उसी दिशा में उठती, घूमती चली गई थी। अब राजू चमत्कृत सा उसकी उठी हुई उंगली की दिशा में अपलक देख रहा था। कितना अद्भुत दृश्य था। राजू के कमरे में पक्की छत होने बावजूद इस समय उसको खुला आसमान साफ दिख रहा था। उस आसमान में हजारों लाखों सितारों का एक पूरा समूह झलमिला रहा था। अनेक ग्रह नक्षत्र चारों ओर चक्कर काट रहे थे। उसे लगा मानो उसके कमरे में ही पूरी आकाश गंगा उतर आई हो। इन सितारों के अनोखे और चमकते प्रकाश के बीच इस समय पूर्णिमा का चंद्र भी धुंधलाया हुआ दिख रहा था। सम्मोहित सा राजू काफी देर तक यह मनमोहक दृश्य देखता ही रह गया। काफी देर बाद जब उसकी चेतना वापस लौटी तो उसकी दृष्टि फिर से उस देवी के चेहरे पर ठहर गई। अब राजू को अपना प्रश्न फिर याद आया, तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि तुम हो कौन? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हो सकती हूँ? वैसे तो प्रायः मेरे बारे में ही सोचते रहते हो। उस देवी या दिव्य स्त्री ने प्रश्न के जवाब में प्रतिप्रश्न कर दिया था। हाँ, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे बारे में कब सोचता रहता हूं। राजू के माथे पर बल पड़ गए। अब राजू स्वयं सोचने पर विवश हो गया था। सोचो सोचो, एक बार फिर अच्छी तरह याद करके सोचो। दिव्य स्त्री ने मुस्कुराते हुए उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। राजू कभी अपने माथे पर तो कभी अपनी ठुड्डी पर उंगली रखकर सोचने लगा, लेकिन उसे इस दिव्य स्त्री के बारे में कुछ याद नहीं आया। फिर उसे लगा कि पहले तो सबसे ज्यादा मैं अपनी माँ के बारे में सोचा करता था, लेकिन यह मेरी माँ कैसे हो सकती है? मेरी माँ तो कब की भगवान के घर जा चुकी है और उसके पास तो इतने सुंदर कपड़े और गहने भी नहीं होते थे। क्या उसकी माँ ऐसा रूप बदलकर उसके पास आ सकती है? काफी सोच विचार के बाद भी जब राजू प्रत्युत्तर नहीं दे पाया तो फिर एक प्रतिप्रश्न दोहरा बैठा, वैसे लगता तो नहीं, लेकिन क्या तुम मेरी माँ हो? यह आकस्मिक सवाल सुनते उस देवी के चेहरे पर एक साथ आश्चर्य के कई भाव आकार गुजर गए। कुछ पल के लिए वह सन्नाटे में ही खड़ी रह गई। उस दिव्य स्त्री ने थोड़ी देर बाद राजू के चेहरे पर दृष्टि गड़ाते हुए पूछा, भला तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे अच्छी तरह है। मेरी माँ के पास इतने मनहके कपड़े और गहने तो नहीं थे, किंतु वह सुंदर तो थी ही, बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही। बापू बताया करते हैं कि वह जहां भी जाती थी तुम्हारी तरह उजाला फैला देती थी। वह मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह मुझसे बहुत दूर चली गई। मैं तो अपनी माँ को ही सबसे ज्यादा याद किया करता था। अब भी उनके बारे में ही सोचता रहता हूँ। अच्छा, और क्या क्या बताते हैं तुम्हारे बापू उनके बारे में?
उस दिव्य स्त्री ने आश्चर्य से पूछा। बापू कहते हैं कि मेरी माँ को भगवान ने अपने पास बुला लिया है, वह भी इस धरती से बहुत दूर, उन्हीं चाँद सितारों की दुनिया के बीच कहीं स्थित भगवान के घर में रहती है। अच्छा, तभी तुमने अंदाजा लगाया कि मैं तुम्हारी माँ हो सकती हूँ। हाँ, मुझे भी पूरी आशा थी कि वो कभी न कभी मुझसे मिलने जरूर आएंगी, शायद ऐसे ही सुंदर और दिव्य रूप में। राजू ने बड़ी मासूमियत से रुआंसे स्वर में जवाब दिया था। माँ की चर्चा मात्र से उसका गला और आंखें भर आई थी। लग रहा था कि वह अब रोया कि तब रोया। कभी भी उसकी आंखों से ममता और दुख का मिला जुला सावन भादों बरस सकता था। राजू की ऐसी बातें सुनते ही वह दिव्य स्त्री भी ममता और प्रेम से भीग गई। उसने राजू की ओर अपने दाहिने हाथ की एक उंगली बढ़ाई, फिर बिस्तर से ऊपर उठने का संकेत किया, जैसे एक माँ अपने बालक को उंगली पकड़कर पास आने को बुला रही हो। राजू लेटे ही लेटे सम्मोहित सा बिस्तर पर सीधा उठता चला गया। बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, मानो किसी ने बिस्तर पर पड़े हुए मोम के पुतले को उंगली में बंधे किसी धागे की सहायता से खींच तान कर सीधा खड़ा कर दिया हो। राजू बिना प्रयास ही उस देवी की उंगली पकड़ने के लिए क्षण भर में उसके बराबर में पहुंच गया था। उसके सामने, उसके एकदम पास खड़ा गया था। फिर ममता से सम्मोहित राजू का दाहिना हाथ मानो अपने आप ही आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां लरचते हुए उस दिव्य स्त्री की उंगलियों से टकराई, फिर एक दूसरे से लिपटती चली गई। उस दिव्य स्त्री के शरीर का स्पर्श होते ही एक बिजली सी कौंधी थी राजू के शरीर में। उसको अपना शरीर एकदम हल्का प्रतीत होने लगा था। राजू को ऐसा लग रहा था मानो वह बीच हवा में तैर रहा हो, जमीन से ऊपर खड़े खड़े ही उड़ रहा हो। अब राजू को पास खींचकर उस दिव्य स्त्री ने उसके चारों ओर अपनी बाहें भी लपेट दी, फिर उसे तेजी से अपने हृदय से चिपटा लिया, गले से लगाकर चूमने सहलाने लगी। ऐसे प्यार करने लगी जैसे सचमुच उसे अपना कोई वर्षों से बिछुड़ा हुआ बेटा मिल गया हो। राजू को भी लगा कि उसे साक्षात ममता की देवी मिल गई है, जो उसे भरपूर प्यार कर रही है, अपनी सारी ममता उस बिन मां के बच्चे पर लुटाई दे रही है। राजू का रोम रोम पुलकित हो उठा। राजू भी उस देवी से खूब अच्छी तरह लिपट गया था, ठीक उसी तरह जैसे वह अपनी मां से लिपट जाया करता था। मां की मौत के वर्षों बाद अचानक ही उसको इस तरह का प्रेम प्राप्त हुआ था। अतः राजू भी प्यार दुलार के उन अमूल्य क्षणों में डूबता चला गया। राजू कब तक उसकी गोद में इस तरह खोया रहा, उसे कुछ होश नहीं था। काफी देर बाद जब उसकी तंद्रा जागी तो उसने चेहरा उठाकर ऊपर की ओर देखा। तब वह दिव्य स्त्री राजू से बोली, इतना प्यार करते थे अपनी मां से? हाँ, शायद इससे भी ज्यादा। ढेर सारा प्यार करता था उनसे, बल्कि अब भी करता हूं। इतना प्यार करता हूं जितना उनसे भगवान भी नहीं करते होंगे। लेकिन अचानक ही जैसे राजू को फिर कुछ याद आया, पलटकर पूछ बैठा, लेकिन तुमने बताया नहीं, क्या सचमुच तुम ही मेरी मां हो? आखिर तुम्हें किस संबोधन से पुकारो? मुझे बार बार तुम कहना अच्छा नहीं लगता। प्रत्युत्तर में वह देवी कुछ देर तक सोच में डूबी रही, फिर उसे प्यार करते हुए बोली, राजू, मैं तुम्हारी असली मां नहीं बल्कि एक परी मां हूं, लेकिन मैं भी वहीं से आई हूं जहां तुम्हारी मां रहती है। उसी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें प्यार करूं। ओह, क्या सचमुच? हाँ, सचमुच, क्योंकि तुम अपनी मां के साथ ही आजकल मुझ जैसी परियों के बारे में भी तो खूब सोचा करते हो। हमारी कहानियां सुनकर हमें याद भी करते रहते हो, है ना? इसलिए तुम चाहो तो मुझे परी मां कहकर पुकार सकते हो। ओह, तो तुम परी मां हो, इसीलिए तुम भी इतनी सुंदर और ममतामयी हो? राजू भी हंस उठा। हाँ राजू, परी भी भाव विह्वल हो उठी थी। पिताजी मुझे अक्सर परियों की कहानियां सुनाया करते हैं। वह कहते हैं कि भगवान के बुलावे पर अचानक उनके पास जाने वाली मेरे जैसे बच्चों की मां आप जैसी परियों के रूप में दोबारा धरती पर आती रहती है। अब राजू का संशय मानो खत्म हो चुका था। वह सामान्य होकर बातें करता जा रहा था, फिर अचानक ही बोलते बोलते ठिठक गया। लेकिन क्या राजू? लेकिन परी मां, मेरी अपनी मां क्यों नहीं आई? राजू ने फिर से बच्चों की तरह जिद भरा सवाल पूछते हुए उदासी पूर्वक एक ठंडी आह भरी। वो इसलिए कि परी मां क्षण भर के लिए थोड़ा सा हिचकिचाई। हाँ बोलिए, किस लिए? राजू उत्साहित हो उठा। वो इसलिए कि वहां उन्हें बहुत काम है। भगवान जी के घर में बहुत काम करना पड़ता है ना उनको। मानो बड़ी सोच विचार के बाद यह उत्तर निकला था परी मां के मुंह से। हूँ, भला भगवान जी के घर में उन्हें कौन सा काम है?
लोग तो कहते हैं कि भगवान के घर में आराम ही आराम और भरपूर सुख चैन होता है। राजू ने आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए कहा। हाँ हाँ, होता है ना, आराम होता है और सुख चैन भी होता है, लेकिन तुम्हारी माँ इतनी अच्छी है कि वह अधिक आराम करना ही नहीं चाहती। इसलिए उनको भगवान जी ने बहुत सी परियों को बच्चों से प्यार करने का तरीका सिखाने का काम दे रखा है। ये काम उनकी पसंद का ही है, इसलिए अब उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। इस काम से वीएच पोपती भी नहीं। परी ने बड़े संकोच के साथ मुस्कुराने की कोशिश भी किया। राजू ने फिर पूछा, अच्छा एक बात बताइए, माँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ? अब मैं तो आपके साथ उनके पास जा सकता हूं ना? अचानक हुए इस सवाल से परी हड़बड़ा गई। फिर अटक अटक कर जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, तुम अभी अपनी माँ के पास नहीं जा सकते। भला क्यों नहीं जा सकता? राजू ने मानो जिद किया। अब परी को थोड़ा सोचकर जवाब देना पड़ा। वो क्या है राजू, कि अभी तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ा और अच्छा इंसान बनना है। दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी माँ नहीं है। तुम्हें उनके लिए भी बहुत कुछ करना है। बिन माँ के बच्चों को भी समझाना और धैर्य बंधाना है। और हाँ, अपनी माँ के न रहने पर अपने पिताजी का सहारा भी तो बनना है ना? हाँ, सो तो है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपनी माँ से अब भी नहीं मिल पाऊंगा। राजू फिर से दुखी हो गया था। परी माँ ने उसे पुचकारते हुए कहा, हाँ, फिलहाल तो तुम उनसे नहीं मिल सकते, लेकिन क्या इसका कोई अन्य विकल्प शेष है क्या? राजू, तुम चांद सितारों की उस दुनिया का एहसास करने के लिए इस परी माँ के साथ मेरी अस्थायी दुनिया में चल सकते हो। वैसे तो ये इसी धरती पर है, किंतु ये भी ठीक वैसे ही बेहद सुंदर दुनिया है। क्या कहा? मैं सचमुच आपकी परियों वाली दुनिया में जा सकता हूँ, वहां घूम फिर सकता हूँ? राजू इस कल्पना से ही गदगद हो उठा। हाँ, तुम सचमुच हमारे परिलोक में जा सकते हो। तुम वहां अच्छे अच्छे खिलौनों से खेल सकते हो, सोने चांदी के बर्तनों में सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट पकवान खा सकते हो, चांद के झूले पर झूलने का आनंद ले सकते हो, बादलों को अपने हाथों से पकड़ सकते हो, आसमान की हवाई सैर कर सकते हो, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से भरी वाटिका में घूम सकते हो, तितलियों जैसी परियों के साथ इठला सकते हो, मचल सकते हो, घने कोहरे से बने मुलायम बिस्तर में मीठी मीठी नींद ले सकते हो। और भी बहुत कुछ वहां है जो अब तक तुमने सिर्फ कहानियों में ही सुना होगा। परिमा ने विस्तार से राजू को परिलोक के बारे में बताया, जो सचमुच राजू के सपने सच होने जैसा था। अच्छा, मैं कब वहां चल सकता हूं? प्रसन्न चित्त राजू मंत्रमुग्ध सा पूछता चला गया। तुम जब चाहो, कभी भी, अभी भी। हाँ, कभी भी, अभी भी। परी के जवाब से राजू की खुशियों को मानो पंख लग गए थे। वह खुशी से नाच उठा। लेकिन कैसे? तब बेचैन राजू के इस सवाल के जवाब में जो उत्तर मिला, उसने कई रहस्यों की परतें उधेड़ दी। सुनो राजू, यहां से थोड़ी दूर बड़े वाले पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक विशालकाय परियों का पेड़ है। आजकल उसी पर हमारा बसेरा है। बहुत सी परियां ठीक 12 वर्ष के अंतराल पर यहां आती हैं, धरती पर अपनी छुट्टियां मनाने। इस बार उन्हीं के साथ मैं भी घूमने और विशेषकर तुमसे मिलने के लिए यहां आई हूं। परी ने अपना रहस्य खोल दिया। अरे हाँ, शाम को मेरे पिताजी भी किसी ऐसे ही पेड़ के बारे में बता रहे थे। क्या आप ही वहां की परी रानी हैं? भौचक राजू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं ही वहां की परी रानी हूं, और तुम्हारे लिए तुम्हारी परी माँ भी। आज, अभी, इसी समय मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ। तुम जब चाहे वहां आ सकते हो, परियों की असली दुनिया में। परी माँ ने उसे अपनी दुनिया में आने की स्वीकृति प्रदान कर दी, लेकिन बापू ने मना किया है अकेले वहां जाने से। राजू ने चिंतित स्वर में कहा। अच्छा, किंतु फिलहाल तो तुम्हें वहां अकेले ही आना होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चों के अतिरिक्त किसी और को हम परियां न मिल सकती है, न दिखाई पड़ेंगी। लेकिन राजू ने शंकाग्रस्त होकर कुछ कहना चाहा। परी माँ भी उसके मन की दुविधा समझ रही थी। कहने लगी, हाँ, रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे को जान का खतरा भी हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, थोड़ा साहस तो तुम्हें भी दिखाना पड़ेगा, और बाकी पूरी सुरक्षा मेरे जिम्मे। तुम्हें वहां तक पहुंचाने में, रास्ता दिखाने में मेरी ये जादुई छड़ी तुम्हारी पूरी सहायता करेगी। परी रानी ने राजू को आश्वस्त किया। क्या आप ये छड़ी मुझे देकर जाएंगी? राजू ने उत्साहित होकर पूछा। नहीं, यह छड़ी अदृश्य रहकर सिर्फ मेरे संकेत से ही तुम्हारी मदद करती रहेगी। यह सिर्फ मेरा आदेश मानती है, क्योंकि इसे नियंत्रित करना मुझे ही आता है।
तुम इसे परियों की रहस्यमय शक्तियों का केंद्र अथवा नियंत्रक भी कह सकते हो, परी रानी ने बताया। जैसे टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल होता है? राजू ने पूछा। तुमने कहाँ देखा? परी रानी ने आश्चर्य से कहा। मेरे अध्यापक ने बताया है। हमारे स्कूल में टेलीविजन लग गया है, वो दूर से ही एक रिमोट कंट्रोल के संकेत पर काम करता है, राजू ने जवाब दिया। अच्छा, जैसे मेरी जादुई छड़ी? बहुत खूब। मुझे खुशी है कि धरतीवासी भी हमारी तरह अनेक चमत्कारी शक्तियों के मालिक होते जा रहे हैं, परी रानी हंसकर बोली। फिर आगे कहने लगी, मुझे यह भी पता चला है कि यहाँ के मनुष्य भी हमारी जैसी दूसरे ग्रहों की वासी अर्थात एंजल्स की वास्तविकता का पता लगाने को बेचैन है, लेकिन धरतीवासियों को अंतरिक्ष में आकर हमारा ग्रह खोजने में अभी बहुत समय लग सकता है, क्योंकि हमारा विज्ञान और तकनीक बहुत आगे है। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो जल्द ही हमारे साथ हमारे लोक की सैर करने वाले हो। लेकिन कुछ भी हो, मुझे तो अकेले जंगल आने में भी बहुत डर लगेगा। राजू क्षण भर को सोच में पड़ गया, फिर कहने लगा, लेकिन सुनिए, यदि आप मान जाएं तो मैं अपने बापू को साथ लेकर आऊं, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। मेरा विश्वास कीजिए, मेरे बापू भी मेरी ही तरह बहुत अच्छे हैं। राजू ने सवाल खड़ा करते हुए खुद ही उसको सुलझाने वाले अंदाज में कहा। नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। कोई भी बिन बुलाया मनुष्य हमारे लोक तक नहीं आ सकता। मैंने बताया ना कि परियां सिर्फ निश्चल और मासूम बच्चों को ही असली रूप में दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी उम्र के मनुष्य कई बार हमसे जानबूझकर चालाकी कर जाते हैं या लालच में धोखा कर देते हैं। इसीलिए हमारे लोक में उनका आना सख्त मना हो गया है, जबकि बच्चे हमारी सारी बातें और नियम ईमानदारी से मानते हैं। इसीलिए हम अब भी उन पर विश्वास करते हैं, उनको प्यार करते हैं। लेकिन बापू ने तो बताया था कि एक बार कोई शिकारी वहां तक पहुंच गया था और उसने परियों का पेड़ देख भी लिया था। तभी तो बापू ने भी यह चर्चा सुनी थी। हाँ, यह बात भी सही है। वास्तव में हमारे इस प्रवास के समय एक दिन अथवा 24 घंटे की एक घड़ी ऐसी भी होती है जब कोई बिन बुलाया मनुष्य भी उस पेड़ तक पहुंच सकता है, लेकिन उसे पेड़ पर परियों के आकार में लटक रहे फलों के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस दिन से पहले पड़ने वाली संध्या अथवा रात के समय परियों के पेड़ की झिलमिलाती रोशनी भी उसे दिख सकती है, लेकिन उस रोशनी के सहारे भी कोई मनुष्य बिना हमारी इच्छा के उस पेड़ तक नहीं पहुंच सकता, परी ने रहस्यपूर्ण ढंग से समझाया। राजू यह सुनकर सोचने के अंदाज में सिर खुजाने लगा। सोचता रहा कि आगे क्या पूछे। जल्दी में कुछ न समझ आया तो सिर झटक कर बोला, खैर छोड़िए, सिर्फ यह बताइए कि मैं कैसे पहुंच पाऊंगा परी लोक तक। राजू की अंतहीन बाल सुलभ जिज्ञासा से परी रानी मुस्कुरा उठी। अब उसने राजू को धीरे से अपनी गोद से उतारा और उसे अपने साथ आने का संकेत दिया। चलो मेरे साथ आओ। अब परी जहां खड़ी हुई वहीं से पीछे की ओर मुड़ गई। उसके पंख हल्का सा हिले, फड़फड़ाए, फिर वह उड़ती हुई सी कमरे की दीवार की ओर आगे बढ़ गई। उसके धीरे धीरे हिलते हुए पंखों से सुगंधित हवा का तेज झोंका निकला, मानो फूलों की घाटी के सारे फूलों की मनमोहक सुगंध उसके पंखों में समाई हुई थी। इस सुगंध से राजू को पुनः मधोशी छाने लगी। परिमा का आदेश भरा स्नेहिल आमंत्रण मिल चुका था। इस आमंत्रण में अनोखा जादुई आकर्षण था, अतः राजू बिना कोई प्रतिवाद किए परिमा के पीछे बढ़ चला। दीवार में जिस स्थान से परी अंदर आई थी उसी स्थान पर फिर से तेज रोशनी का झमाका हुआ। दीवार में पुनः रास्ता बनता दिखा और परी वापस बाहर निकल गई। लेकिन राजू को उस दीवार के पास पहुंचते ही एक भय सा महसूस हुआ। क्षण भर के लिए ठिठक कर सोचने लगा, परी माँ के पास तो चमत्कारी शक्तियां हैं, वह तो जैसे आई थी वैसे ही आर पार निकल गई, लेकिन मैं तो दीवार से टकराकर चोट खा जाऊंगा। बात अजीब थी भी, क्योंकि दीवार तो राजू के देखने में पहले भी सही सलामत थी और अब भी सही सलामत ही दिख रही थी, कहीं से जरा भी टूटी फूटी नहीं थी। परी के बाहर निकलने के बाद वह दीवार फिर से वैसे ही बंद दिखने लगी थी। क्षण भर के लिए उसकी बालक बुद्धि में उस दीवार से टकराने का भय उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। वह परी की अधिकांश शक्तियां समझ ही नहीं सकता था। परी तो दीवार के पार भी देख सकती थी। परी ने वापस मुड़कर देखा। राजू को रुका और डरता हुआ देख उसके मन की बात पढ़ ली। अतः परी ने अपनी छड़ी सीधी किया, किसी बिंदु पर धीरे से दबाया। एक चमकती हुई किरण निकली और पलक झपकते ही सामने की दीवार राजू के लिए भी पारदर्शी हो गई। दीवार से होकर बाहर जाने का रास्ता फिर बन गया। अब राजू को दीवार के पार खड़ी हुई परी साफ दिखने लगी थी।
तब परी ने उसको भी नीचोट संकोच दीवार से होकर आगे बढ़ने का संकेत किया। थोड़ी झिझक के साथ राजू ने परी का अनुगमन किया। दीवार की ओर कदम बढ़ाया तो पैर दीवार में समा गए, जैसे वहां कोई दीवार थी ही नहीं। तब उसने हिम्मत करके दूसरा पैर भी हवा में आगे बढ़ा दिया। वह भी बड़ी आसानी से दीवार के पार निकल गया। बाहर निकलने के बाद जब उसने पलट कर देखा तो फिर चमत्कृत रह गया। दीवार तो अब भी अपनी जगह ज्यों की त्यों खड़ी थी, वैसे ही बंद, न कोई रास्ता न कोई खिड़की। और तो और अब वह दीवार भी पारदर्शी नहीं दिख रही थी। वहां फिर से एक पक्की और आयताकार मजबूत ईंटों की चुनी हुई दीवार ही नजर आ रही थी, ठीक पहले जैसी। सब कुछ बड़ा रहस्यमय दिख रहा था, वैसा ही घट भी रहा था। हैरान राजू समझ रहा था, अंतर्मन में कहीं थोड़ी सी जागृत बची हुई चेतना से सोच रहा था, हो न हो यह सब परी रानी की जादुई शक्तियों का ही चमत्कार था। ऐसा उसने कहानियों में पहले भी सुन रखा था। थोड़ी देर पहले तक वह बेकार ही डर रहा था कि कहीं दीवार से टकरा न जाए, लेकिन आश्चर्य, वह तो ऐसे पार हो गया था जैसे वहां कुछ था ही नहीं। परी रानी उसे रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चल दी। कहने को तो राजू परी रानी के पीछे पीछे पैदल कदम बढ़ाते हुए ही चला था, लेकिन दूर, बहुत दूर तक चलते हुए उसने महसूस किया कि रास्ते में जंगल, चट्टानें, पहाड़, गुफा, नदी और झरने बड़ी तेजी से पीछे छूटते जा रहे हैं, मानो वह खुद भी हवा के झोंकों पर सवार था या किसी अदृश्य वायुयान पर खड़े होकर चहलकदमी कर रहा हो। यह बड़ा ही अनोखा अनुभव था। फिर कुछ पलों बाद ही राजू को काफी दूर से बड़े वाले ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक सुनहरी और चमकीली रोशनी चमकती दिखाई दी। फिर जैसे जैसे वह पास पहुंचता गया, वहां जगमगाहट दिखने लगी थी। अब उसे विश्वास हो गया कि परी मां उसे सचमुच परियों के पेड़ की ओर ही ले जा रही है। और फिर कुछ देर बाद राजू ने देखा कि वह रोशनी वाली जगह तक पहुंच भी गया है। यह वही परियों का पेड़ था जिस पर परीलोक होने की संभावना थी। उसे इस यात्रा की सही दूरी और समय का कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जितना भी अनुमान था उसके अनुसार विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना लंबा सफर वह इतनी जल्दी पार कर आया है। अब वह सीधे उस पेड़ के ऊपर ही उतरे थे, एक बड़ी और मोटी सी डाली पर। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि दूर से काले रंग की डाल जैसी दिखने वाली वह जगह एक बेहद चौड़ी और काले रंग की पक्की सड़क थी। जिस जगह पर राजू और परी उतरकर खड़े हुए उसे एक गोल चौराहा भी कह सकते थे। यहाँ से अनेक दिशाओं को निकली हुई डलिया, अर्थात चारों ओर के लिए वैसी ही पक्की सड़कें जा रही थी। परियों का वह विशाल पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं, बल्कि किसी हरी भरी पहाड़ी पर बसा पूरा का पूरा शहर लग रहा था। अनोखी रोशनी से जगमगाता हुआ विशाल शहर राजू देख रहा था। परियों के इस पेड़ पर खूब चकाचौंध है, जैसे यहाँ कोई उत्सव हो। पहले तो कुछ दूरी से यहाँ पेड़ की डालियों पर फलों जैसी लटकती हुई परियां ही उसे रही थी, लेकिन पास पहुंचते ही वह तो दंग रह गया था, मानो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हो। वह देख रहा था कि वे फलों जैसी परियां तो यहाँ जीवित लोगों की तरह झूम रही है, इधर उधर घूम रही है। वे सब आपस में बातें भी कर रही है। सबने परी मां के साथ राजू को आया देखकर उसका स्वागत किया, उसे खूब प्यार दुलार किया। वह बड़ी देर तक वह परियों की दुनिया में आश्चर्यपूर्वक घूमता टहलता रहा। अविश्वसनीय दृश्य वह वस्तुएं देखता रहा, उड़ते बादलों को छूता रहा, कई अनोखी चीजों से खेलता रहा। फिर स्वादिष्ट व्यंजनों की दावत भी हुई। यहाँ उसने खूब खाया पिया, नाच गाना देखा और मस्ती भी की। फिर जब थक गया तो वहां की परियों से विदा लेकर अपने घर वापस लौटने को हुआ। चलते समय राजू ने सोचा कि निशानी के तौर पर इस पेड़ में लगा परियों जैसा एक फल घर के लिए ले जाऊं। उसने एक परी फल को डाल से तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मानो बिजली कड़क उठी। एक तेज आवाज उसके कानों में गूंजी, राजू, ये ठीक नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? भौंचक हुए राजू ने बस इतना ही सुना, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह डांट दिया हो। शायद उसकी परी मां ने डांट लगाई हो। फिर एक तूफान जैसा आया और उसके पूरे शरीर को जोर से झंझोड़ता हुआ चला गया, मानो कोई उसे वह परी फल तोड़ने से बुरी तरह रोक रहा हो, मना कर रहा हो। राजू ने फिर भी हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो उसका शरीर फिर किसी ने जोरों से हिला दिया। राजू के हाथ चाहकर भी किसी डाल तक नहीं पहुंच पाए। वह जैसे ही किसी फल की ओर हाथ बढ़ाता, वह जीवित परी के रूप में आकर चीखने लगती। उसके नन्हे हाथ किसी परी फल को चाहकर भी छू नहीं पाए। तब उसने किसी अनजाने भय के चलते तेजी से अपने हाथ वापस खींच लिए, लेकिन जोर से डांटने की आवाज फिर भी बंद नहीं हुई थी।
राजू, बहुत गलत बात है। ये क्या कर रहे हो? उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? भला इतनी देर तक भी कोई सोता है? आवाज पहचानते ही वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। बापू। राजू अचानक ही बहुत गहरी नींद से जगा दिया गया था। उसके पिताजी झिझोड़ते हुए उस पर बार बार चिल्ला रहे थे। राजू, बहुत गलत बात है, उठो, इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए। जज जी बापू। उसने अलसाए हुए स्वर में जल्दी से जवाब देने की कोशिश की, फिर आंखें मलते हुए चौंक चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसे एक विचित्र झटका जैसा लगा था, मानो किसी ने अचानक ही उसको किसी दूसरी दुनिया में लापटका हो। बापू द्वारा जोर जोर से झिंझोड़े जाने के कारण वह जल्दी ही चैतन्य हो गया था। उसने आंखें फैलाकर अपने चारों ओर देखा। सूरज की रोशनी खुले हुए दरवाजे से भीतर आ रही थी। इसका मतलब था कि दिन निकले देर हो चुकी थी। राजू अचानक ही परीलोक से वास्तविक धरती पर आ चुका था, या यूं कह लें कि उसका परियों वाला सपना भी टूट गया था। हालांकि रात की वह सारी घटनाएं सच थी या सपना, राजू इतनी जल्दी तय नहीं कर पा रहा था। उसका सिर भारी हो रहा था, जैसे सारी रात का जागा हो। उसने थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाला तो रात की सारी घटनाएं किसी चलचित्र की तरह उसकी यादों से टकराते हुए गुजर गई। बड़ी विचित्र बात थी कि उसे रात की घटना का देखा और भोगा हुआ सब कुछ अच्छी तरह याद आ रहा था, और वह रास्ता भी जिधर से परी रानी उसको लेकर गई थी। उसके मस्तिष्क में परियों के पेड़ तक पहुंचने का मानचित्र भी स्पष्ट रूप से अंकित हो चुका था। पिताजी को घूरते पाकर राजू जल्दी से बोला, तैयार होता हो बापू? रात में देर तक फूल परी वाली कहानी सुनता रहा था ना आपसे। सोने में देर हो गई थी, सो इस सुबह में भी देर तक नींद नहीं खुली। ठीक है, जल्दी उठो और समय से स्कूल जाने का प्रयास करो। राजू के पिताजी आश्वस्त होकर कमरे से बाहर चले गए। राजू तात्कालिक तौर पर पिताजी से परियों के पेड़ तक जाने और परी मां से मिलने वाली स्वप्न जैसी घटना को भले ही गोल कर गया था, लेकिन वह कुछ भी भूलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। इसीलिए उसने बिस्तर से उतरने के पहले एक नजर अपने कमरे में चारों ओर डाली। पहले बिस्तर को ध्यान से देखा। बिस्तर पहले जैसा ही था, ज्यों का त्यों। वही सामान्य सी फटी हुई रजाई और पुरानी चादर से ढका पतला सा गद्दा। भव्य पलंग की जगह वही पुरानी चारपाई दिख रही थी। पूरे कमरे में राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत वाली कोई बात ही नजर नहीं आ रही थी। उसने चारों तरफ की दीवारों को भी ध्यान से देखा। कहीं से किसी के भी आने जाने का रास्ता या एक दाग तक नहीं था। तो क्या वह सब कुछ झूठ था? राजू का मन यह बात मानने को तैयार नहीं था। जाने क्यों उसके बाल मन में यह विश्वास बैठ गया था कि उसने जो कुछ भी देखा था वह स्वप्न जैसा रहस्यमय होते हुए भी सच था। उसे सब कुछ अब भी उतना ही विश्वसनीय लग रहा था जितना रात को भोगा हुआ यथार्थ। ये सपना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। कुछ भी हो, उसकी बालक बुद्धि ने अब पक्का निश्चय कर लिया था कि वह अपनी स्मृति के सहारे उस परियों के पेड़ तक फिर से जाएगा। चाहे जैसे भी हो, पर जरूर जाएगा। इस निश्चय के बाद राजू जल्दी से बिस्तर छोड़कर उठा, शौच गया, दातुन किया, नहाया धोया, नाश्ता किया, फिर बस्ता लेकर स्कूल के लिए चल पड़ा। लेकिन रास्ते भर उसका मन उखड़ा उखड़ा ही रहा। वह कक्षा में पहुंचकर सबसे पीछे की बेंच पर चुपचाप बैठ गया, एकदम गुमसुम। किसी साथी से भी कोई बातचीत नहीं किया। उसकी मनः स्थिति से स्पष्ट था कि आज स्कूल का पूरा दिन यूं ही उधेड़बुन में बीतना था। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। अध्यापक क्या पढ़ा रही है, वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। हाँ, राजू ने दिखावे के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक निकालकर खोल ली थी। कक्षा में आज मनुष्य के चंद्रमा पर जाने के अभियान की रोचक कहानी सुनाई जा रही थी। अध्यापक के शब्द उसे सुनाई तो पड़ रहे थे, लेकिन मानो एक कान से प्रवेश करके दूसरे कान से बाहर भी होते जा रहे थे। राजू के मासूम दिमाग में बार बार बस एक ही कहानी हलचल मचाए हुए थी, परियों के पेड़ वाली कहानी। आखिर क्या है वहां? उसे बार बार ऐसा क्यों लग रहा था कि उसकी परी मां उसे बुला रही है? उसे परिलोक में जाना ही चाहिए। परियां सचमुच बच्चों की बहुत अच्छी दोस्त होती है। वे बच्चों का खूब ख्याल रखती है, उनकी परवाह भी करती है, बहुत कुछ एक मां की तरह ही। वह जितना भी सोचता, उसका विश्वास भी बढ़ता ही जा रहा था कि परियां ही उसके जैसे बच्चों की मां होती है। राजू स्कूल की छुट्टी होने तक समय काटता रहा। आखिर धीरे धीरे पढ़ाई का समय बीतता गया। कक्षा में अलग अलग विषयों की पढ़ाई के अध्यापक आते जाते रहे। वह अपनी बेंच पर सिर झुकाए सबसे छुपने का प्रयास करता रहा। फिर आखिरकार स्कूल से छुट्टी का आखिरी घंटा बज गया। राजू आज बहुत ज्यादा अनमना था।
या फिर बहुत ज्यादा उत्साहित, कुछ भी कहना मुश्किल था, क्योंकि जब वह स्कूल से बाहर निकला तो उसकी पीठ पर उसका बस्ता नहीं था, या यूं कह लें कि उसे अपना बस्ता लेने का होश भी नहीं था। वह तो बस स्कूल की छुट्टी होने और वहां से जल्दी निकल जाने का ही इंतजार कर रहा था। सोच में डूबा हुआ राजू धीरे धीरे चलता हुआ स्कूल के फाटक से बाहर निकल आया, लेकिन वापस लौटते हुए उसके कदम घर जाने के बजाय किसी दूसरे रास्ते पर चल पड़े थे। राजू को विश्वास था कि यह वही रास्ता है जिससे होकर वह रात में परियों के पेड़ तक गया था। इस रास्ते का पूरा मानचित्र उसके मस्तिष्क में अच्छी तरह अंकित हो गया था। उसे सब कुछ पूरी तरह याद था। जंगल की एक एक पहाड़ियां, फिसलन भरी ढलानें, विशाल पेड़ों और झड़ियों से घिरी पगडंडियां, गहरी अंधेरी गुफा, विशालकाय लहराती हुई नदी और ऊंचाई से गिरकर बहता हुआ भयंकर झरना। अंधेरे में विचरण करते, चमकती घूरती आंखों वाले तरह तरह के डरावने जंगली जीव जंतु, पशु और पक्षी भी। लेकिन राजू आज प्रत्येक आसन्न संकट से निडर अपने पथ पर बढ़ा चला जा रहा था, जैसे जादुई पेड़ की परियां उसे खींचे ले जा रही हो। उसको यह भी ध्यान नहीं था कि घर न पहुंचने से उसके पिताजी कितने परेशान होंगे। वह कभी भी उनको बिना बताए कहीं नहीं जाता था। आज उसको इस बात की भी कोई चिंता नहीं थी कि उसे रास्ता दिखाने वाला या उसकी सुरक्षा करने वाला कोई भी सयाना उसके साथ नहीं था। वह पूरी तरह अकेला था। कल रात की तरह परी रानी भी आज उसके साथ नहीं थी, किंतु ढलती शाम में राजू को क्षितिज की ओर एक अजीब सी रोशनी अवश्य दिख रही थी। ऐसा लगता था कि यह रोशनी सीधे परियों के पेड़ का रास्ता दिखा रही थी। राजू रास्ते में चाहे जिस जगह होता, सामने चाहे जिस चट्टान या पेड़ की आड़ होती, राजू जब भी ऊपर की ओर नजर उठाता तो उसे वह चमकती रोशनी दिख ही जाती थी। इस चमकती रोशनी का यह साफ मतलब था कि निश्चित रूप से कोई अनजानी शक्ति या फिर सचमुच परी रानी उसका मार्गदर्शन कर रही थी। फिर भी यह सफर कल जितना आसान न था। राजू के पैदल चलते पांव कल रात की तरह हवा में नहीं उड़ रहे थे। उसका प्रत्येक कदम सख्त और पत्थरीली जमीन पर ही पड़ रहा था। पैरों में स्कूल वाले जूते पहने होने के बाद भी उसको कंकरों और कांटों की चुभन का एहसास कई बार हो रहा था। लेकिन ये परिस्थितियां, ये परेशानियां राजू के लिए जैसे परीक्षा की घड़ी थी। वह किसी दीवाने की तरह अपनी धुन में आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। दिन ढलता गया, राजू चलता गया। ढलती हुई शाम के साथ दिन में खूबसूरत दिखने वाला जंगल उतना ही भयानक होने लगता है। इतने घने जंगल में अब सूरज का बचा खुचा उजाला भी नहीं पहुंच पा रहा था। सूरज डूबने से पहले ही वहां अंधेरे का एहसास होने लगा था। तरह तरह के जंगली जानवरों की भयानक आवाजें उसका पीछा करने लगी थी, जिन्हें सुनते ही अच्छे अच्छों के दिल बैठने लगते हैं, दहलने लगते हैं। लेकिन राजू ने तो मानो अपने कानों में रुई ठूंस रखी थी। सीधे चले आओ, आगे बढ़ते चले आओ। उसको लग रहा था कि परी रानी लगातार उसे बुला रही थी। राजू को परी रानी की जादुई आवाज के अलावा कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। राह दिखाने वाली उस चमकीली रोशनी के अलावा कुछ और दिखाई भी नहीं दे रहा था। रास्ते की हर बाधा वह साहस के साथ पार करता जा रहा था। जंगल की घनी झाड़ियां बार बार उसका रास्ता रोक रही थी। झाड़ियों से निपटने के लिए उसने लकड़ी का एक मजबूत डंडा तोड़कर हाथ में ले लिया। अब रास्ते में आने वाली झाड़ियां जहां भी उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती, वह डंडे को तलवार की तरह भांजने लगता। सड़ाक सड़ाक की चाबुक जैसी आवाजें होती और बस झाड़ियां तितर बितर हो जाती। आगे का रास्ता बन जाता। वह तेजी से आगे बढ़ जाता। राजू आगे और आगे बढ़ता चला जा रहा था। तभी घने पेड़ों के बीच उसे अंगारों की तरह जलती हुई दो आंखें दिखी। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उन लाल सुर्ख आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। फिर सर सर सू सू की कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई पड़ी, जैसे झड़ियों के बीच से कोई धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा हो। लेकिन वहां कौन था, यह ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। इस अनजाने भय को अनदेखा कर वह आगे ही बढ़ता रहा। लेकिन तभी उस भयानक सी जलती आंखों वाले जीव ने उसको अपने लपेटे में ले लिया। उस अचानक हमले से असावधान राजू पलक झपकते ही उसके पास में बंध चुका था। जाने कितनी दूर से घात लगाया था वह शिकारी। राजू उस आक्रमणकारी के चंगुल में फंसकर जमीन पर गिर गया। फिर संभलने और जान बचाने के प्रयास में लोटपोट हो गया। धूल धूसरित होने लगा। उसकी पकड़ से छूटने के लिए बुरी तरह छटपटाने लगा था। जब अनजाने ही राजू के हाथ उसके हवा भरे ट्यूब जैसे शरीर पर फिसले और उसकी फिसलती हुई खुरदरी त्वचा का एहसास हुआ, तब कहीं जाकर उसकी समझ में आया कि यह एक अजगर था
जिंदा निकल जाने वाला बहुत ही भयंकर और खतरनाक जीव। ऐसा भयंकर जीव उसने एक दिन जंगल में पिताजी के साथ गुजरते हुए उजाले में देखा था। इस विशालकाय और मोटे ताजे सांप ने एक हिरण के बच्चे को दबोच लिया था। फिर देखते ही देखते उसे समूचा ही निगलकर वापस झड़ियों में घुस गया था। पिताजी ने दूर से दिखाते हुए अजगर के रूप में उसकी पहचान कराई थी और ऐसे जीवों से हमेशा बचकर निकलने हेतु सावधान भी किया था। किंतु आज अपनी असावधानी से वह इस अजगर के पास में बुरी तरह फंस चुका था। इस अजगर के मुंह से गरम गरम तेज सांसों की फुफकारें ऐसे निकल रही थी मानो आग के छोटे छोटे भभूके हो, बवंडर हो। अजगर बार बार राजू की ओर अपना मुंह घुमाकर फुफकार मारने की कोशिश कर रहा था। राजू अजगर की सांसों से अपने चेहरे को बड़ी मुश्किल से बचा पा रहा था। अगर एक भी फुफकार उसके चेहरे पर पड़ जाती तो निश्चित था कि वह झुलस जाता या अपना होश खो बैठता। राजू जैसे छोटे बच्चे के लिए उस दरिंदे से निपटना बहुत मुश्किल था। अजगर के पास में राजू को धीरे धीरे अपना दम घुटता हुआ लग रहा था। अजगर का शरीर उसकी तेज सांसों के साथ धीरे धीरे फूलकर मोटा हो रहा था, जैसे किसी वाहन की रबर से बनी ट्यूब में हवा भरते समय होता है। और उसी के साथ साथ राजू के शरीर पर अजगर के मोटे रस्से जैसे शरीर की कसावट भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। राजू ने अपने को छुड़ाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उसे लगा कि जल्द ही इस पकड़ से वह नहीं छूता तो उसकी हड्डियां कड़कड़ा कर टूट जाएंगी। इस अजगर के फंदे में उसके प्राण निकल जाएंगे, लेकिन उसका कोई वश नहीं चल रहा था। आखिरकार राजू को कुछ क्षणों के लिए ही सही इस बात का अफसोस होने लगा कि वह क्यों अकेले इस भयानक जंगल के सफर पर निकला। क्यों अपने से बड़े और शुभचिंतक की सलाह उसने नहीं माना। पिताजी की चेतावनी एक बार फिर उसके कानों में गूंज गई थी, तुम अकेले जंगल में जाने का कभी दुस्साहस मत करना। लेकिन अब क्या हो सकता था। वह तो इस सफर पर निकल चुका था और मुसीबत में फंस भी चुका था, लेकिन वह अंतिम सांसों तक हिम्मत भी नहीं हारना चाहता था। उसका विवेक इस बड़े संकट से निकलने के लिए बड़ी तेजी से सोच रहा था कि क्या करे, कैसे करे। अब तक अजगर शायद अंतिम बार अपनी सारी शक्ति समेट रहा था। वह फिर से सिर घुमाकर अपना मुंह राजू की ओर करने की कोशिश कर रहा था। तभी राजू को अचानक याद आया कि परी रानी ने कहा था कि वह उसकी सुरक्षा करेंगी। अतः घबराए हुए राजू ने सच्चे मन से परी रानी को याद करना शुरू कर दिया। परी माँ बचाओ। परी माँ को याद करते ही जैसे आसमान में बिजली कौंधी। उसकी चमक से झलकी रोशनी में राजू को पास ही अपना लकड़ी वाला डंडा दिख गया, जिससे वह झड़ियों पर वार करके रास्ता बनाता आया था। अजगर के हमले के समय यह डंडा उसके हाथ से छूट गया था। अचानक उसे अपने स्कूल के एक अध्यापक का यह कथन याद आया कि अगर किसी शिकार को अजगर अपने पास में जकड़ ले तो उसे सामान्य ताकत से छुड़ाना संभव नहीं होता, लेकिन यदि उसके शरीर में कोई नुकीला हथियार चुभो दिया जाए तो उसकी ऊर्जा हवा के साथ बाहर निकलने लगती है और उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है। यह प्रतिक्रिया ठीक वैसे ही होती है जैसे हवा से ठसाठस भरी हुई किसी ट्यूब का पंचर होना। हवा निकलना शुरू होते ही ट्यूब पस्त पड़ जाती है, अर्थात वह किसी निर्जीव के समान कमजोर हो जाती है। यह किसी की प्रेरणा ही थी या फिर मन लगाकर पढ़ाई करने का प्रतिफल कि यह पाठ याद आते ही राजू के थकते हारते शरीर में एक अनोखी ऊर्जा का संचार होने लगा। उसका आत्मविश्वास मानो लौट आया था। डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। राजू के जीवन के लिए भी यह सबक आशा की किरण बन गया। उसके दोनों हाथ अब भी खाली थे, जो अजगर की जकड़न से बचे हुए थे। अभी तक हाथों से सीधी ताकत लगाकर वह अजगर से छूटने का प्रयास कर रहा था। अब उसने किसी प्रकार हाथ बढ़ाकर उस डंडे को पकड़ने का प्रयास शुरू किया। डंडा पास ही था, जल्द ही उसका हाथ पहुंच गया। फिर उसने जल्द ही डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस बीच अजगर ने अपना मुंह फाड़कर राजू की ओर कर लिया था। राजू ने बिना अधिक सोचे उस डंडे को सीधा अजगर के मुंह में घुसेड़ दिया। हलक में डंडा फंसने से अजगर बिलबिला उठा। उसकी पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई। पकड़ ढीली होते ही राजू ने भी अपनी ताकत कुछ और समेटी। फिर पूरी ताकत लगाकर दोनों हाथों से डंडे को उसके मुंह में अत्यधिक भीतर तक ठूंसता ही चला गया। डंडा आगे से कुछ नुकीला था, अतः वह जल्द ही अजगर की नाजुक गर्दन को फाड़ते हुए आर पार निकल गया। अजगर बड़ी जोर से तड़पा। सू सू की आवाज के साथ उसके गर्दन के नीचे से रक्त की फुहार छूट पड़ी थी। अजगर के शरीर में छेद हो जाने से अंदर एकत्र की हुई हवा
रूपी ऊर्जा बाहर निकल गई, जैसे मोटरसाइकिल के किसी पहिए का ट्यूब पंक्चर हो गया हो। फिर तो दर्द से तड़पते अजगर की पकड़ जल्द ही ढीली पड़ गई और राजू उसकी जकड़न से निकल गया। छूटते ही राजू ने पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अजगर के मुंह पर दे मारा। डंडा तो पहले ही उसके मुंह में घुसा हुआ था, ऊपर से ये पत्थर की मार। बेहाल हुआ अजगर तड़प कर एक ओर लुढ़क गया। इस साहस और युक्ति भरे मुकाबले के कारण खतरा टल गया था। राजू की जान छूट गई थी। वह तत्काल वहां से आगे की ओर भाग निकला। आगे बढ़ते कदमों के साथ उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी, लेकिन उस जगह राजू थोड़ा सा संयत होने के लिए भी नहीं रुका। अब वह इस घने और खतरनाक जंगल से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाना चाहता था। राजू अनुमान लगा रहा था कि वह अनायास बिजली कड़कने जैसी तेज चमक परी रानी की जादुई छड़ी से निकली होगी। तभी वह झुरमुट के अंधेरे में अपने डंडे को दोबारा देखकर पकड़ पाया था, वरना अब तक न जाने क्या हो जाता। बहरहाल राजू मन ही मन परी रानी को धन्यवाद देते हुए फिर आगे बढ़ चला। दूर पहाड़ की चोटी पर तेज चमकीली रोशनी उसे अब भी आगे का रास्ता दिखा रही थी, अथवा लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का संकेत कर रही थी। आखिरकार जल्द ही यह घना व अंधेरा जंगल पार हो गया। ठंडा होता हुआ सूरज क्षितिज पर अब भी चमक रहा था। थोड़ा बहुत उजाला अब भी बाकी था। सामने देखने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हो रही थी। यहाँ से थोड़ी दूर तक गद्दे जैसी फैली हुई हरी घास का मैदान था। मुलायम घास पर चलते हुए राजू को बड़ी राहत मिली। यहाँ की हवा ताज़ी और ठंडी थी। इस ठंडक को महसूस करते हुए उसकी थकान गायब होने लगी थी। लेकिन यहाँ उसकी मुसीबत का अंत नहीं था, यह तो शुरुआत भर थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।